हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। एमपीपीएससी एमपीपीएससी 2026 के इस सीरीज में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की, ठीक है, प्राचीन इतिहास की। और ये तीन वंश के बीच यह झगड़ा होता है, यह त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। वो है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष को हम डिटेल में बात करेंगे। क्या कारण रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, किस चीज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है और इसके क्या परिणाम रहे हैं। परंतु उससे पहले ये तीन जो पक्ष हैं, तीन जो वंश हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। पहला है राष्ट्रकूट वंश। यह दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण वंश है। दक्षिण भारत का यह महत्वपूर्ण वंश है। इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ये कभी चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है। इनकी राजधानी है मान्यखेत। मान्यखेत या मालखेड़ भी कहा जाता है। और ये कर्नाटका, आज का जो कर्नाटका है, यहाँ पड़ता है। ठीक है। इनकी एक शाखा, राष्ट्रकूटों की एक शाखा बैतूल में भी शासन करती हुई दिखाई देती है 9वीं सदी के आसपास। ठीक है। यहां से इनका एक राजा युवासुर का ताम्रपत्र मिला है। कहां से? तिसर खेड़ी और मुल्ताई से। तिसर खेड़ी और मुल्ताई से युवासुर का ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ? तिसर खेड़ी और मुल्ताई से। ठीक है। अब हम समझेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण राजा जो शासक हुए राष्ट्रकूटों में, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है। देखिए, कभी भी इतिहास में ये नहीं पूछा जाता कि ये किसका बेटा था या ये किसका पिता था। उसके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, कौन से उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इस पर चर्चा ज्यादा होती है। हम उन्हीं राजाओं को लिए हैं जिनका जिनके वजह से इतिहास में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है। तो पहले राजा हैं दंती दुर्ग, जो कि संस्थापक हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के। इनके द्वारा एलोरा दशावतार मंदिर का निर्माण कराया गया है। एलोरा दशावतार मंदिर का निर्माण। एलोरा कहाँ पड़ता है? तो ये एलोरा है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी बैतूल क्षेत्र के आसपास राज करती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर इन्होंने एक हिरण गर्भदम यज्ञ करवाया था। कहां पर? उज्जैन में। ठीक है। हिरण गर्भदम यज्ञ। ठीक है। किसके द्वारा कराया कराया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा, उज्जैन में। ठीक है। दंती दुर्ग के बाद जो अगला शासक हुआ वह था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा एक बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया है, वह है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। ये कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में है। अभी बताया कि एलोरा, एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र। ये जो कैलाशनाथ मंदिर है, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये बेसिकली पूरे एक पहाड़ को काट कर ये बनाए गए हैं मंदिर, दशावतार मंदिर हो या कैलाशनाथ मंदिर हो। ठीक है। तो कैलाशनाथ मंदिर, का से कैलाश और का से कृष्ण, तो याद रखना है कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश कृष्ण प्रथम के बाद जो अगला शासक राष्ट्रकूट वंश का था वह था गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय ने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। यह एक कमजोर शासक था। ठीक है। और इसकी हत्या इसी के वंश का एक राजा ध्रुव, जिसे धारावर्ष भी कहा गया है, इसने कर दिया था। तो ध्रुव या धारावर्ष ये महत्वपूर्ण राजा है, इसके बारे में पढ़ना है। ध्रुव, या इसका एक नाम और मिलता है धारावर्ष। ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ये पहला युद्ध प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराने का कार्य करता है। कौन? ध्रुव। तो ध्रुव जो प्रतिहार नरेश वत्सराज हैं, इनको हराता है त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष को आगे पढ़ेंगे, कौन किसकी लड़ाई किसके साथ हुई और कौन जीता कौन हारा, वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी मैं उन राजाओं का जिक्र कर रहा हूं जो उस पर्टिकुलर राजवंश में राज किए हैं और उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए।
ठीक है। तो ध्रुव या धाराबस प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराता है त्रिपक्षीय संघर्ष में। ध्रुव के बाद अगला शासक बनता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को हराता है त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है। आप देखेंगे जब मैं त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ज्यादातर जब भी प्रतिहार नरेश और राष्ट्रकूट वंश के बीच लड़ाई हुई है तो जीत हमेशा राष्ट्रकूट वंश की ही हुई है। ठीक है। तो गोविंद तृतीय भी नागभट्ट द्वितीय को हराता है जो कि प्रतिहार नरेश है नागभट्ट द्वितीय। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय के बाद जो अगला शासक है वह है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष एक महत्वपूर्ण शासक है। अगर आप यहाँ देखें तो एक तो इसने कर्क का संरक्षक किया था, कर्क का संरक्षक था। दूसरा, इसके कुछ महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। कौन कौन से? तो एक तो थे जिनसेन। जिनसेन के द्वारा एक रचना की गई थी आदि पुराण की। आदि पुराण। तो सवाल पूछा जा सकता है कि आदि पुराण के रचयिता कौन हैं? वो हैं जिनसेन। जिनसेन किसके दरबारी कवि थे? वो थे अमोघ वर्ष के। ठीक है। अमोघ वर्ष के दूसरे जो दरबारी कवि थे वो थे महावीरा। महावीरा एक गणित शास्त्री थे। ठीक है, मैथमेटिशियंस थे। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक बुक लिखा था, गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण बुक है जिसमें बेसिकली इन्होंने कुछ ऐसे नंबर्स को दिया था। हालांकि ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे इमेजिनरी नंबर का जो आविष्कार किया था बाद में WR हैमिल्टन ने, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था इसी गणित सारा में दिया हुआ था। ठीक है। पहली बार इस तरह के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का कार्य इन्हीं को जाता है, महावीरा को। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले राजा कृष्ण द्वितीय हुए। इनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है। बट इससे अगले जो राजा हुए वो थे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के द्वारा पाल शासक महिपाल को पराजित करता है ये। पाल शासक जो था, पाल कहाँ के शासक थे? तो पाल शासक थे बंगाल के। अभी इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये पाल शासक महिपाल को पराजित करता है और कन्नौज पर शासन कर लेता है। यह भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। तो अगर मैं देखूं कि राष्ट्रकूट वंश से कौन से तीन राजा हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे, उनमें से एक तो ध्रुव जिसका नाम धारावर्ष है, दूसरे हैं गोविंद तृतीय, और तीसरे हैं कौन? इंद्र तृतीय। ठीक है। ये तीन राजा हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय। ठीक है। इसके बारे में, इंद्र तृतीय के बारे में एक और उल्लेखनीय चीज है कि अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी ने इसे महानतम भारतीय सम्राट कहा है। ठीक है। तो इंद्र तृतीय को महानतम भारतीय सम्राट की संज्ञा किसने दी है? अल मसूदी ने जी दी है। ठीक है। आशा करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक हैं इनके बारे में आप थोड़ा समझ पाए होंगे। एक बार क्विक रिवाइज मारते हैं कि दंत दुर्ग दशावतार मंदिर का निर्माण कराते हैं एलोरा में, और हिरण गर्भदम यज्ञ उज्जैन में करवाते हैं। कृष्ण से कैलाशनाथ मंदिर, कृष्ण प्रथम मतलब कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण होता है एलोरा में। गोविंद उल्लेखनीय नहीं है। ध्रुव और गोविंद तृतीय ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। और इंद्र तृतीय है जो कि ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, और अल मसूदी इसे महानतम भारतीय सम्राट की संज्ञा देता है। अमोघ वर्ष से याद रखना है कि इसके दो महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। एक तो जिनसेन जिनकी रचना थी आदि पुराण, और दूसरे थे महावीरा जिनकी रचना थी गणित सार संग्रह। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले राजवंश की, और अगला राजवंश यह है गुर्जर प्रतिहार वंश। यह राजवंश मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रकूट भी शासन मध्य प्रदेश में किए हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर मैं बात करूं तो ये मूल रूप से राजस्थान का एक राजवंश था। राजस्थान का यह राजवंश था। इनकी राजधानी हुआ करती थी जोधपुर या मेड़ता। जोधपुर मेड़ता राजधानी थी, और इसके संस्थापक थे राजा हरिश्चंद्र। राजा
हरिश्चंद्र। प्रतिहार, हा से हरिश्चंद्र, हा से हरिश्चंद्र, ध्यान रखना है। ठीक है, जोधपुर मेड़ता राजस्थान। ठीक है। इनकी एक मध्य प्रदेश शाखा है, और इस मध्य प्रदेश शाखा के जो संस्थापक हैं वो है नागभट्ट प्रथम। इनका उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के बारे में आप अभी और आगे डिटेल में भी मैं आपको समझाऊंगा कि नागभट्ट प्रथम जो है 730 से लेकर 756 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में शासन करते हैं। इनकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, राजधानी क्या थी? उज्जैनी। तो दो चीजें, हरिश्चंद्र जोधपुर मेड़ता राजस्थान का जो शाखा थी उसके संस्थापक थे, और नागभट्ट प्रथम ये उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के कुछ महत्वपूर्ण वन जो राजा हुए। ठीक है। तो अगर इनकी वंशावली की बात करें, तो इनकी वंशावली में एक जो महत्वपूर्ण वंशावली है वो है हरिश्चंद्र राजा। देखेंगे ये क्या थे? संस्थापक थे। कहाँ के? राजस्थान शाखा के। ठीक है, राजस्थान शाखा के संस्थापक हरिश्चंद्र। नागभट्ट प्रथम अभी हमने बताया कि ये कहाँ के संस्थापक थे? उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। और नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है कि ये अरबों के आक्रमण को विफल किया था। तो कहीं ना कहीं अरबों को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम अरबों को पराजित करने का और अरबों को भारत से भगाने का कार्य भी करते हैं। ठीक है। नागभट्ट प्रथम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए जिसका नाम था वत्सराज। वत्सराज 778 ईस्वी, 778 ईस्वी के आसपास राजगद्दी पे बैठते हैं। और ये जो है गोंड वंश के जो पाल वंश हैं, देखिए समझिए, जो पश्चिम बंगाल का पाल वंश है वो बेसिकली गोंड वंश हुआ करते थे। ठीक है, गोंड वंश कह लीजिए या पाल वंश कह लीजिए, दोनों सेम ही हैं। ठीक है। तो बंगाल के राजा धर्मपाल को हराया। किसने हराया? वत्सराज ने। तो वत्सराज किसको हराते हैं? धर्मपाल को। ठीक है। अभी पाल वंश को पढ़ेंगे और धर्मपाल के बारे में भी पढ़ेंगे। यह एक महत्वपूर्ण राजा थे पाल वंश के, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ फोकस करते हैं। तो पहला तो काम वत्सराज करते हैं कि गुर्जर जो गोंड वंश पाल वंश के शासक होते हैं धर्मपाल, इनको हराने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा। ठीक है। और यही से शुरू होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये धर्मपाल का युद्ध और वत्सराज का युद्ध, यह त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला युद्ध होता है। कन्नौज पर कब्जा हो जाता है किसका? वत्सराज का। ठीक है। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, अभी बात किया था, ध्रुव जो राजा था राष्ट्रकूट वंश का, इसने वत्सराज को हरा देता है। क्या होता है देखिए समझिए, अभी जब बात करेंगे ना हम त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे कौन किसको हराया। अभी आप मोटे तौर पे समझिए कि वत्सराज पहले लड़ाई करते हैं धर्मपाल से, जो कि पाल वंश के शासक हैं, उसको हरा देते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में। लेकिन जल्दी ही ध्रुव जो कि एक राष्ट्रकूट वंश का राजा है, वत्सराज को हरा देता है और कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। अब जो इस वंश के अगले राजा होते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी के आसपास इसने पाल शासकों को हरा देता है। पाल शासकों को हराते हैं और कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन फिर से राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय आता है और नागभट्ट द्वितीय को हरा देता है और फिर कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। मैंने इससे पहले बोला था कि जितने बार प्रतिहार नरेश और राष्ट्रकूट नरेशों का, राजाओं का आपस में भिड़ंत हुई है, आपस में लड़ाई हुई है, हर बार ही राष्ट्रकूट वंश की विजय हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि वत्सराज को भी ध्रुव ने हराया था और नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय हरा देता है। ठीक है। बात करते हैं जो इस गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा होता है, सबसे प्रसिद्ध राजा होता है, सबसे शक्तिशाली राजा होता है, वो थे मिहिर भोज। मिहिर भोज। मिहिर भोज 836 ईस्वी से लेकर 882 882 ईस्वी तक राज्य करते हैं। ठीक है, एक लंबे समय तक राज करते हैं, कुछ 50 ईयर्स के आसपास। और ये अंत में राष्ट्रकूटों को हराते हैं।
तो एकमात्र जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था वो कौन थे? मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज। ठीक है। तो मिहिर भोज ने फाइनली राष्ट्रकूटों को हराकर कन्नौज को पर कब्जा कर लेते हैं और फाइनली एक कन्नौज को अपनी राजधानी भी बना लेते हैं। तो मिहिर भोज कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर वहीं से शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। एक और उल्लेखनीय तथ्य है मिहिर भोज के बारे में। कहा जाता है कि अरब यात्री सुलेमान इन्हीं के समय आया था। ठीक है। किसके? मिहिर भोज के समय पे सुलेमान। ठीक है। और उस समय का इस उसने बोला है कि उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था। ठीक है। मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के बारे में क्या बताया गया है कि इसने राष्ट्रकूट राजाओं को हराया है। ठीक है। और अरब यात्री सुलेमान यहाँ आता है और वो बताता है कि कैसे उस वक्त का ये जो 9th सेंचुरी चल रही थी उस वक्त का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? मिहिर भोज। और साथ ही एक और फैक्ट इसने बोला है सुलेमान ने मिहिर भोज को मुसलमानों का शत्रु बोला है। क्या बोला है? कि मुसलमानों का शत्रु कौन था? मुसलमानों का शत्रु किसको बोला है? मिहिर भोज को। ठीक है। मुसलमानों का शत्रु कौन था? मिहिर भोज था। ठीक है। साथ ही एक और पुस्तक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। ठीक है। राज तरंगिणी किसकी है? यह है, ये कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की। कल्हड़ की राज तरंगिणी है। इसके अनुसार भी मिहिर भोज को उस वक्त का 9वीं सदी का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। ठीक है। सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। तो दो स्रोत हैं। एक तो सुलेमान ने बताया है कि मिहिर भोज उस वक्त का सबसे शक्तिशाली राजा था। दूसरी एक पुस्तक है कल्हड़ की है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के अनुसार भी मिहिर भोज को कहा गया है कि उस वक्त का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। इसके जो अगले शासक हुए वो महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद महिपाल हुआ है। ठीक है। महिपाल। महेंद्रपाल को एक संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था? इनको बोला गया था निर्भय राजा। क्या बताया गया? कि बहुत निडर राजा है, निर्भय राजा है। निर्भय राजा है। एक ऐसा राजा है, निर्भय राजा है। ठीक है। निर्भय राजा की उपाधि किसको मिली थी? महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल के बाद जो आखिरी महत्वपूर्ण शासक हुआ है वह है महिपाल। महिपाल 912 से 944 ईस्वी तक शासन किया है। और इसका जिक्र कौन करता है? अरब यात्री अल मसूदी। अल मसूदी ने किसका जिक्र किया है? महिपाल का। ठीक है। तो महिपाल के समय ही संभवतः अल मसूदी भारत आया होगा और इसने अपनी पुस्तक में महिपाल का जिक्र किया है। ठीक है। तो यह तो कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हरिश्चंद्र कौन थे? संस्थापक थे। राजस्थान शाखा के नागभट्ट उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। अरबों के आक्रमण को विफल करने का श्रेय भी नागभट्ट प्रथम को ही जाता है। वत्सराज वो राजा थे जो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली लड़ाई किसके साथ करते हैं? पाल वंश के राजा धर्मपाल के साथ। और बाद में ये राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से हार जाते हैं। नागभट्ट द्वितीय जो कि पाल शासकों को हराते हैं परंतु राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हार जाते हैं। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि अंततः इन्होंने राष्ट्रकूटों को हराकर कन्नौज को राजधानी बनाया और इनके समय में ही अरब यात्री सुलेमान आया जिसने इनको बताया कि सबसे शक्तिशाली राजा था। और ये जो कल्हड़ है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है, उसमें भी इनको सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। और सुलेमान के अनुसार यह मुसलमानों के शत्रु भी थे। ठीक है। महेंद्रपाल के बारे में कहा जाता है कि एक निर्भय राजा थे। और महिपाल का जिक्र किसने किया है? अल मसूदी ने किया है जो कि एक अरब यात्री था। ठीक है। तो अब बात करेंगे हम पाल वंश की। ठीक है। पाल वंश। पाल वंश जो है इसे गोंड वंश भी कहा जाता है। गोंड वंश भी कहा जाता है। ठीक है। गोंड वंश या पाल वंश। ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल।
गोपाल ये 750 से 770 ईस्वी तक राज करते हैं। ठीक है। इनकी राजधानी थी मुंगेर, बिहार, मुंगेर, बिहार। और इनका जो शासन था बंगाल से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। और इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं, पाल वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं, वो हैं धर्मपाल। 770 से 810 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। धर्मपाल के बारे में एक और उल्लेखनीय तथ्य है, वह ये है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान कराया था। ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने कराया है? किसने कराया है? धर्मपाल ने। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगले राजा हुए देवपाल और फिर महिपाल। ठीक है। चूंकि पाल वंश मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंडियन हिस्ट्री में है। तो जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट थी, कौन फाउंडर थे? गोपाल, 750 के आसपास, राजधानी मुंगेर, और इनके जो प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान कराया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष समझने से पहले, लड़ाई किसके लिए हुई थी? ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस चीज के लिए हो रहा था? किस चीज के लिए ये तीन बड़े राजवंश एक दूसरे से लड़ रहे थे? वह शहर था, वह नगर था कन्नौज। कन्नौज को आज के डेट पे इत्र की राजधानी कहा जाता है। इत्र की राजधानी, ठीक है, इत्र का शहर। ठीक है। कन्नौज, ये वही कन्नौज है जिसके राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे। हर्षवर्धन का जो इनके परदादा हुआ करते थे पुष्यभूतिवर्धन, जिन्हों ये पहले राजधानी हुआ करती थी हरियाणा में। ठीक है। हर्षवर्धन कन्नौज राजधानी लाते हैं, और हर्षवर्धन के समय में ही कन्नौज फलता है, फूलता है, और एक विशाल नगर, उत्तर भारत का एक विशाल नगर बन जाता है। ठीक है। कन्नौज कई मायनों में महत्वपूर्ण था, इसीलिए शायद ये तीनों महत्वपूर्ण शासक एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसका एक वजह तो ये था कि ये गंगा नदी के किनारे बसा था नगर, और गंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण शहर था। दूसरी बात, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। इस मामले में ये एक उपजाऊ क्षेत्र था। तो कृषि के मामले में भी यह एक इम्पोर्टेंट नगर, एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। यहाँ से सिल्क रूट भी जाता था, इसलिए भी ये कन्नौज कई मायनों पे इंपॉर्टेंट था। अगर इसको हम मैप में देखें तो आप शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैप में देखें तो कन्नौज बिल्कुल भारत के बीचों बीच है, और यहां से भारत के हर क्षेत्र में शासन करना आसान हो जाता है। जो तीन प्रमुख वंश हैं जो फाइट कर रहे थे एक दूसरे से, उनमें से एक वंश है कौन? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम पश्चिम भारत और मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शासन था। इसका क्षेत्र कहां से था? गुजरात, राजस्थान, प्रतिहार वंश, गुजरात, ठीक है, तो गुजरात क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान, और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, यह तीन प्रदेश में आज की जो स्थिति है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में प्रतिहार शासन कर रहे थे। और 8वीं 9वीं शताब्दी का एक सबसे महत्वपूर्ण ये एक राजवंश था, प्रतिहार राजवंश। ठीक है। कन्नौज आप देख चुके हैं। क्योंकि कन्नौज कमजोर क्यों पड़ जाता है, और क्यों ये तीन लोग कन्नौज के लिए फाइट कर रहे थे? क्या कोई कन्नौज में शासक नहीं था? होता क्या है दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब होता क्या है, जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो कन्नौज के बीच जो वहां के आपसी सरदार थे उनके बीच होती है फाइट, और एक कन्नौज छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होके एक छोटा, एक कमजोर शहर बन जाता है, एक कमजोर नगर बन जाता है, जो कि कभी यह एक बहुत महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के समय पर। ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन के जाने के बाद यह एक कमजोर नगर हो गया, और यही वजह थी कि प्रतिहार भी यहाँ आक्रमण कर रहे थे। पाल, जो कि पूर्वी भारत, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में राज कर रहे थे, ये लोग भी कब्जा करना चाहते थे। कहां पर? कन्नौज पे।
कन्नौज में कब्जा करने से एक तो उत्तर भारत में बादशाहत मिल जाती, अगर जिसका कब्जा कन्नौज में हो जाता वो उत्तर भारत का एक तरह से किंग बन जाता। समझ आई बात। इसीलिए पाल भी पूरब से उत्तर भारत की ओर आने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए कन्नौज पे ये आक्रमण कर रहे थे बार बार। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश ये दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था। अब ये उत्तर भारत में आना चाह रहा था, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा था। उसके लिए कन्नौज एक सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि अगर उत्तर भारत में एक्सपेंड करना है तो उसका रूट कन्नौज से ही जाता है। दूसरा, व्यापारिक रूप से कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। ये वजह भी थी कि राष्ट्रकूट बार बार कन्नौज पर आक्रमण कर रहे थे। तो आशा करते हैं कि आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष को समझने के लिए हमने इसे तीन भागों में, चार भागों में बांटा है। ठीक है। पहला भाग, तो भाग प्रथम। प्रथम भाग में पहले प्रतिहार प्रतिहार राजा वत्सराज का युद्ध होता है पाल राजा धर्मपाल से। ठीक है। तो प्रतिहार का पहला कौन सा राजा है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, वो थे वत्सराज। ठीक है। वत्सराज किसके साथ युद्ध करते हैं, धर्मपाल के साथ, और इस युद्ध में वत्सराज की विजय हो जाती है। लेकिन ये विजय बहुत क्षणिक थी। जैसे इन दोनों का युद्ध हो रहा था उसी टाइम पे राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव, जिसे धारा भी बोलते थे, ये आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। और फिर युद्ध होता है प्रतिहार वंश वंशीय वत्सराज का, राजा वत्सराज का, और ध्रुव राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का। ठीक है। वत्सराज और ध्रुव के बीच फाइट होती है, और इस फाइट में ध्रुव की विजय हो जाती है। तो जैसा कि हमने बोला है कि इससे पहले जब जब प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच बीच फाइट हुई है, युद्ध हुआ है, उसमें राष्ट्रकूट वंश के राजा भारी पड़े हैं और उन्हीं की विजय हुई है। अब होता क्या है कि ध्रुव जीत जाता है और कन्नौज का शासक बन जाता है। ठीक है। लेकिन चूंकि ध्रुव उत्तर दक्षिण भारत से आया था, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि दक्षिण भारत से आया था, यहां से आया था। अब ये यहाँ का शासक है, ये पहुंच गया कहाँ, कन्नौज। कन्नौज पहुंच गया तो ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ जो आसपास छोटे छोटे राजा थे, वो कहीं ना कहीं इसके लिए खतरा बन गए। किसके लिए, इसकी जो मेन राजधानी थी राष्ट्रकूट, यानी कि जो कर्नाटका का क्षेत्र था, यहाँ इनके लिए खतरा बन गए ये छोटे छोटे राजा। अब इसको कन्नौज छोड़कर ये अपने अपने राज्य चला गया, अपने राज्य को बचाने के लिए। तो जो ध्रुव है वो बहुत समय तक यहाँ नहीं रहता। ठीक है। तो ध्रुव उत्तर भारत से ज्यादा समय नहीं रह सका, और वह वापस दक्षिण चला जाता है। क्यों, क्योंकि दक्षिण से आकर उत्तर के राज्य को संभालना तो कहीं ना कहीं डेफिनेट तौर पर जो दक्षिण भारत है उसके हाथ से निकल जाएगा, और वो ये चाहता नहीं था, इसलिए ध्रुव वापस चला जाता है। ठीक है। वापस चला जाता है तो ऐसा नहीं कि राज्य छोड़ के चला जाता है, यहां पर अपने एक बंदे को बैठा के जाता है, एक प्रतिनिधि के तौर पे बैठा जाता है, और उस प्रतिनिधि का नाम था क्या, उस प्रतिनिधि का नाम था इंद्रायुध। क्या नाम था, इंद्रायुध। तो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव इंद्रायुध को यहां पर कहा, कन्नौज का शासक बना के चला जाता है प्रतिनिधि के तौर पर। ठीक है। अब जैसे ही वो दक्षिण भारत चला जाता है, पाल शासक धर्मपाल को मौका मिलता है। अब राष्ट्रकूट चूंकि उससे इतनी बुरी तरह से हार गए थे, तिनका कहीं ना कहीं हौसला टूट जाता है, थोड़ा कमजोर भी हो जाते हैं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं पाल शासक धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल फायदा उठाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ तो एक प्रतिनिधि राजा है, उतना शक्तिशाली है नहीं, और जो प्रतिहार शासक हैं, अभी इतनी बड़ी हार इनको मिली है तो ये दोबारा अभी यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुद्ध को यहाँ से हटा देता है, और खुद क्या करता है, ये विजय हो जाती है धर्मपाल की, और कन्नौज का संरक्षक बन जाता है। कन्नौज को ये कन्नौज क्षेत्र पे ये स्थापित हो जाता है। कौन, धर्मपाल। अब धर्मपाल को चूंकि पूरब में भी संभालता था अपना राज, तो ये यहां पर अपना संरक्षक छोड़ के चला जाता है। संरक्षक कौन था, चक्रायुद्ध। तो चक्रायुद्ध यहां पर कन्नौज पे एज ए संरक्षक के तौर पर काम करने लगता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कन्नौज का संरक्षक कौन था, चक्रायुद्ध। अब मौका मिलता है प्रतिहार शासक
देखता है प्रतिहार शासक की यहाँ पर तो एक संरक्षक है, और चूंकि वो जो प्रतिहार वंश है वो उस टाइम का एक बड़ा राजवंश था, हालांकि ये राष्ट्रकूटों से हार जाते थे, बट इसको मौका मिलता है। वत्स राज के बाद जो अगला प्रतिहार राजा होता है वो है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट शासक होता है, और ये क्या करता है, ये पाल संरक्षक जो चक्रा युद्ध होता है इस पर हमला कर देता है और कन्नौज को जीत लेता है। कन्नौज को जीतने के बाद ये नागभट्ट वहीं नहीं रुकता, नागभट्ट द्वितीय मुंगेर चला जाता है। मुंगेर जो कि पाल वंश की राजधानी थी, मुंगेर जाता है और मुंगेर में धर्मपाल को हराता है। मुंगेर अंदर घुस के धर्मपाल को हराता है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। और यहां पर यानी कि कन्नौज का शासक अब कौन बन जाता है, कन्नौज का शासक कौन बन जाता है, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय शासक तो बन जाता है लेकिन बहुत दिनों तक यहां पर शासन नहीं कर पाता, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय जैसे रहा शासक बनता है, ठीक राष्ट्रकूट शासक कहा जाता है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को ये जो पाल शासक थे धर्मपाल और जो इसका संरक्षक था चक्रायुद्ध, ये लोग भी इसको आमंत्रित करते हैं, और ये धर्मपाल और चक्रायुद्ध बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर लेते हैं राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय का युद्ध होता है किसके साथ, नागभट्ट द्वितीय के साथ, नागभट्ट द्वितीय के साथ। और इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय हार जाता है, ठीक है, और गोविंद तृतीय जीत जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि गोविंद तृतीय यहां भी कुछ समय तक ही रहता है और पुनः यह दक्षिण भारत चला जाता है। जैसे ही दक्षिण भारत चला जाता है, किसी को संरक्षक राजा बनाकर नागभट्ट को मौका मिलता है, और नागभट्ट दोबारा वो कन्नौज पर आक्रमण कर कन्नौज पर अपना शासन, अपना अधिकार जमा लेता है। बात समझ आ रही है। अब अगेन प्रतिहार राजवंश का कन्नौज पर शासन हो गया, ठीक है। लेकिन ये अंतिम नहीं है, अब मिलता है जो धर्मपाल के मृत्यु के पश्चात वहां का जो उत्तराधिकारी होता है देवपाल होता है। कौन होता है, राजा देवपाल। देवपाल एक शक्तिशाली राजा था, और ये प्रतिहार शासक नागभट्ट को हरा देता है, ठीक है। तो धर्मपाल जो पाल वंश का एक शासक था, देवपाल, देवपाल प्रतिहार शासक नागभट्ट को हरा देता है और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रतिहार शासक कौन था, अगला जो प्रतिहार शासक नागभट्ट के बाद जो प्रतिहार शासक बनता है, ये एक इन अंतिम युद्ध होता है। क्या अंतिम युद्ध है कि यहाँ प्रतिहार शासक मिहिर भोज, अभी बताया था कि मिहिर भोज एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसने पाल शासक महिपाल को, देवपाल के बाद उसका शासक बनता है कौन, महिपाल, ठीक है। महिपाल प्रथम को मिहिर भोज हरा देता है। दोस्तों कहा जाता है कि देवपाल एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इसने नागभट्ट को तो हराया ही था, जब शुरू शुरू में मिहिर भोज राजा बना था तो मिहिर भोज को भी हराया था देवपाल ने, ठीक है। लेकिन देवपाल के पश्चात जो राजा हुए उतने शक्तिशाली राजा नहीं हुए, कमजोर राजा हुए, और जिनको मिहिर भोज हरा देता है। मिहिर भोज हरा देता है किसको, महिपाल प्रथम को, और अंततः कन्नौज पर अधिकार किसका हो जाता है, मिहिर भोज का, ठीक है। और कन्नौज को ये राजधानी बना लेता है, ठीक है। तो एक बार क्विक फटाफट रिवाइज करते हैं कि होता क्या क्या है जल्दी से। तो आप देखोगे कि जिसको हमने तीन भागों में बांटा, चार भागों में बांटा, पहला कि प्रतिहार और पाल के बीच युद्ध होता है। प्रतिहार राजा बत्सराज जीत जाते हैं, लेकिन बत्सराज को हराता है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, और ध्रुव कब्जा कर लेता है कन्नौज पे। लेकिन ध्रुव बहुत दिनों तक यहाँ रह नहीं पाता, और ध्रुव जैसे ही दक्षिण भारत जाता है तो पाल वंश, पाल शासकों को मौका मिलता है, क्योंकि प्रतिहार राजा कमजोर हो चुके थे, पाल शासकों को मौका मिलता है और राष्ट्रकूट के प्रतिनिधि इंद्रयुद्ध को हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब कन्नौज पे कब्जा तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वत्सराज के बाद अगला प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय बनता है, वह पाल संरक्षक चक्रायुद्ध को हराकर धर्मपाल को भी पराजित करता है, नागभट्ट द्वितीय। लेकिन नागभट्ट द्वितीय कुछ दिन ही शासन करता है कन्नौज में, क्योंकि फिर से राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय आता है और नागभट्ट द्वितीय को क्या करता है, पराजित कर देता है, और वहां पर कन्नौज पर शासन करने लगता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत दिन तक रह नहीं पाता, फिर से जब दक्षिण भारत चला जाता है तो नागभट्ट दोबारा कन्नौज पर
अपना अधिकार कर लेता है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी एक होता है पाल वंश शासक देवपाल। जब देवपाल शासक बनता है तो देवपाल एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। ये नागभट्ट द्वितीय को तो हराता ही है, साथ में कहा जाता है कि शुरू में जब मिहिर भोज राजा बना था उसको भी पराजित करता है। लेकिन बाद में मिहिर भोज, जब देवपाल की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात अगला राजा महिपाल प्रथम बनता है। तो महिपाल प्रथम को हराकर मिहिर भोज कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। दोस्तों, अब ये आप देखेंगे कि उस वक्त सातवीं आठवीं शताब्दी से आठवीं, नौवीं और दसवीं, ये तकरीबन 200 से 250 वर्ष तक इन तीन वंश के बीच युद्ध चलता रहा। और ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है। जो कह सकते हो हर्षवर्धन के बाद एकीकृत राष्ट्र को बनाने का प्रयास किए थे, बट इनके आपस में आंतरिक युद्ध की वजह से ये तीनों ही शासक कमजोर हो जाते हैं। और 1000 सेंचुरी आते आते ये तीनों राज्य धीरे धीरे बिखरने लगते हैं और इसका फायदा उठाते हैं तुर्क। और यहाँ पर जो है भारत में अनेक आप देखेंगे कि विदेशी आक्रमण होने लगते हैं। हजार के बाद मोहम्मद गौरी आता है, फिर मोहम्मद गजनबी आता है। तो आप देखोगे कि एक के बाद एक जो तुर्क हैं, मुगल हैं, वो आने लगते हैं। और चूंकि जो भारत के महत्वपूर्ण शासक थे, ये आपस में लड़के आंतरिक कलह की वजह से इनकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, छीण हो जाती हैं। और ये अब इस स्थिति में नहीं होते कि ये तुर्की थे जो यहाँ पर भारत में आक्रमण कर रहे थे, इनका सामना कर सके। ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या दुष्परिणाम हुआ यह भी आपको हमने समझाया। आज की क्लास दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोज भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।